नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल त्रिवा क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री हम कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री डिस्कस करेंगे और ये पूरा मैराथन क्लास रहेगी। इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के 350 प्लस 350 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और ये आपका एग्ज़ाम जो लगने आने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी का पेट का एग्ज़ाम आने वाला है, इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टोटल क्वेश्चन इसी से लिए गए हैं और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, तो उनको भी आप डिस्कस करते रहिए। और साथ ही साथ में ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सभी एग्जाम के लिए, आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वैकेंसी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसीलिए आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये वीडियो। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? आंसर होगा हेरोडोट्स को कहा जाता है। ये पहिया गलत लिखा है, यहाँ पर नहीं होगा। आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। भीमबेटका प्रसिद्ध है। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये प्रसिद्ध हैं। गुफा शैल चित्रों हेतु ये प्रसिद्ध हैं भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका है, ये भीमबेटका कहाँ पर पड़ता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भीमबेटका पड़ता है रायसेन जिला, और रायसेन जिला कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में रायसेन जिला है, वहाँ पर भीमबेटका की गुफाएं पड़ती हैं। विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख कौन सा है? ये पूछा गया है। बोगाज कोई अभिलेख, जो कि एशिया माइनर में पड़ता है। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था तांबा धातु का। देखिए, सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग किया था तांबा धातु का, तभी आपने पढ़ा होगा जब आप पढ़ते हैं जो लिथिक एज के बाद में आप सीधा सीधा कॉपर एज के बारे में पढ़ते हैं, तो तांबा धातु का सबसे पहले प्रयोग किया था। सबसे पहले पालतू बनाया था कुत्ते को। सबसे पहले पालतू बनाया था मानव ने, कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। सिंधु सभ्यता का काल क्या है? देखिए, सिंधु सभ्यता से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंधु सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका काल है 2500 से 1725 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी सिंधु घाटी की, और सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी अपने नगर नियोजन की वजह से। बहुत ही अच्छा नगर नियोजन था इसका, ग्रिड सिस्टम था, और जो इनकी ब्रिक्स थी वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से थी, और सभी नालियाँ जो थी, इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो इनका अफवाह तंत्र था, वो काफ़ी ढका हुआ था। मतलब इनकी नालियाँ बिल्कुल ढकी हुई थी और बिल्कुल भी गंदगी नहीं थी, और सभी घर ज़्यादातर 2 स्टोरी यानी 2 मंजिल या 3 मंजिल से अधिक ही बने होते थे, और एक बड़ा सा बरामदा होता था। तो इस तरीके से नगर नियोजन की व्यवस्था इनकी काफ़ी अच्छी थी सिंधु सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और साथ ही साथ में इनकी जो टाउन प्लानिंग थी वो इस प्रकार से भी थी। सीटाडेल एक होता था और नीचे रहता था टाउन, जो सिंपल टाउन रहता था नीचे रहता था, और ऊपर रहता था सीटाडेल। सीटाडेल में क्या होता था? सीटाडेल में ये वहाँ पर जो बड़े जाति के लोग, या फिर कह सकते हैं वहाँ के जो राजा लोग होते थे, वो लोग रहते थे, और टाउन में जो नीचे रहता था उसमें रहते थे छोटे लोग। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। अगर लिपि के बारे में पूछा जाए तो भाव चित्रात्मक सिंधु सभ्यता की लिपि थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि। पहले से लोग क्या करते थे? देखिए, पहले जब लिथिक एज चलता था तब ये लोग धीरे धीरे अपना बढ़ाने के लिए, कृषि बढ़ाने के लिए एक जगह पर एकत्रित होना स्टार्ट कर दिया था। जहाँ पर भी नदियाँ होती थी या फिर कोई भी चीज़ होता था, जो दोआब होता था, तो उस जगह पर ये लोग एकत्रित हो जाते थे, जिससे कृषि कर सकें, और कृषि को और ज़्यादा हमारा जो, जैसे मान ले अनाज पैदा किया तो उसका सरप्लस हो तो उसको आगे के लिए यूज कर सकें, आगे यूज में ला सकें। तो इसीलिए कृषि करना इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। और लिथिक एज के बाद जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार होना स्टार्ट हो गया था, तब लोगों ने कृषि करना भी स्टार्ट कर दिया था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल कौन सी थी? जौ और गेहूं। सिंधु वासी, जितने भी सिंधुवासी लोग होते थे, उनकी जो मुख्य फसल थी जौ और गेहूं थी। सिंधु सभ्यता का पूर्वी परास्थल आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और पश्चिमी पुरास्थल कहाँ पर पड़ता है? सूदकांगेडोर बलूचिस्तान में पड़ता है, और उत्तरी पुरास्थल पड़ता है जम्मू कश्मीर में। और इसके बाद में अगर पूछा जाए दक्षिणी पुरास्थल, ये पड़ता है दायमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता थी, ये एक नगर प्रणाली से संबंधित ये सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल। सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल मोहनजोदाड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहते हैं।
भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल राखीगढ़ी है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदाड़ो, खोज कब हुई थी? 1922 ईस्वी से प्राप्त अन्नागार। अन्नागार जो है ये सबसे बड़ी इमारत है जहाँ पर अन्न या फिर आप कह सकते हैं अनाज को एकत्रित किया जाता था, वही, और मोहनजोदाड़ो में ये स्थित है और 1922 में इसकी खोज हुई थी। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? रखालदास बनर्जी द्वारा की गई थी। इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है मोहनजोदाड़ो का। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है मोहनजोदाड़ो से ही मिली है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो स्थित है पाकिस्तान में। अब इस समय पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदाड़ो का प्राप्त स्मारक बृहद स्नानघर है जो प्राप्त स्मारक मिली है। सिंधुवासी पूजा करते थे, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता इसलिए इसे कहते हैं, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं क्योंकि हड़प्पा नगर की सबसे पहले खोज की गई थी 1921 में। 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने दी थी। और कब दी थी? 1826 में दी थी और रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है, ये बात जानकारी दी थी। अब देखिए 1826 में जानकारी दे दी लेकिन तब इसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। और इसके बाद में जब 1853 में महाराष्ट्र से पुणे तक की वो बनाई जा रही थी, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उस समय ये खोजे जब पत्थर लाना स्टार्ट कर दिया था लोगों ने, वहाँ के मजदूरों ने, तब इसके कुछ ना कुछ साक्ष्य मिलने लगे थे। तब इसके बाद में इसकी खोज की गई थी। हड़प्पा की खोज कब की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में इसकी खोज की गई थी। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा समाज था मृत सत्तात्मक समाज था। स्वास्तिक चिन्ह देन है हड़प्पा सभ्यता की। R37 कब्रिस्तान मिला है, हड़प्पा से ही मिला है। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से, लोहा को बिल्कुल नहीं जानते थे। मिट्टी के बर्तन का प्रयुक्त रंग कैसा होता था? लाल रंग होता था। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ, जो मिस्र के राजा थे। अब ये मिस्र की बात क्यों की गई थी? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता यानी मतलब आप कह सकते हैं IBC इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस समय इजिप्शियन सभ्यता से, जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है यानी मिस्र की सभ्यता से एक दूसरे के बीच में ये ट्रेड और कॉमर्स का मतलब ट्रेड और कॉमर्स करते थे, जिससे लेन देन होता था और एक दूसरे की चीज़ों को के बीच में लेन देन करते थे, ट्रेडिंग करते थे। तो इस वजह से जो मिस्र के राजा हुआ करते थे उनको फराओ के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इनकी कुछ ना कुछ सील्स वगैरह यहाँ पर मिली हैं, साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन से मिले हैं और कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया आधुनिक नाम है इसका अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि, ये इसका अर्थ होता है मेसोपोटामिया का। वैदिक सभ्यता का काल क्या है? 1500 से 600 ईसा पूर्व वैदिक सभ्यता का काल है। आर्यों को जानकारी मिलती है ऋग्वेद से, आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से कि आर्य उस समय स्थित थे और ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जिसकी रचना की गई थी ऋग्वैदिक काल में, वैदिक काल में। वैदिक काल में किस जानवर को अगन्या ना मारे जाने योग्य माना गया है? तो गाय को ना मारा जाने योग्य माना गया है, जिसे आप कह सकते हैं अगन्या। अगन्या का मतलब होता है ना मारे जाने योग्य। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता है अमाजू। जो आजीवन अविवाहित रहती हैं, जो शादी नहीं करती हैं, उन्हें अमाजू कहा जाता है ऋग्वैदिक काल में। आर्यों भारत आए, आर्य भारत कब आए? 1500 ईसा पूर्व से पहले आर्य भारत आए थे। और सबसे पहले बसे कहाँ थे? पंजाब और अफगानिस्तान में सबसे पहले आर्य बसे थे। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था और इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। आर्यों की भाषा या पेय पदार्थ थी संस्कृत भाषा थी और पेय पदार्थ था सोमरस। आर्यों की प्रिय पशु या देवता थे, पशु था घोड़ा और देवता थे इंद्र। आर्यों का समाज था पितृ प्रधान, यहाँ पर जो पिताजी हैं पिता की आज्ञा का ही पालन किया जाता था और पितृ प्रधान था। जो पिता कहते हैं वही पुत्र को करना होता है। वेदों व वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 एवं 6 है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सूक्त कितने हैं? सूक्ति 1028 हैं। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होर्त कहलाते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित है सिंधु नदी के बारे में।
ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता हैं इंद्र, जिन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में दिया गया है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित है। 8वें मंडल में ऋचाएँ कहलाती हैं, खिल ऋचाएँ कहलाती हैं। सोम देवता को समर्पित है 9वां मंडल। ऋग्वेद के में सबसे बाद निर्मित मंडल है 10वां मंडल। ये सबसे बाद में निर्मित किया गया था 10वां मंडल। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में होती है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र शब्द की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता हैं प्रजापति। गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। पंचवीस ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा ब्राह्मण कहाँ से संबंधित है, तो इनको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन पर ध्यान दीजिए और इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, इनको नोट भी करते रहिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप डायरेक्ट जाकर टेलीग्राम पर सर्च करेंगे त्रिवा क्लासेस, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको PDF भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे कि आपको आसानी रहे। या तो आप इसका प्रिंट निकलवा लीजिए या तो आपको ऐसे ही फ़ोन में पढ़ते रहिए, तो भी आपको रिवीजन के तौर पर ये आसानी रहेगी। और ये PDF केवल रिवीजन के लिए है, आप इसका रिवीजन करते रहिए बार बार, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अगर कोई भी क्वेश्चन आप भूल रहे हैं तो PDF उठा के तुरंत चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुराणों या की कुल संख्या कितनी है? 18 है। इनका अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन है? अल-बरूनी। इनका अध्ययन किसने किया था? अल-बरूनी ने सबसे पहले अध्ययन किया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुराणों का सर्वप्रथम अध्ययन किस मुसलमान ने किया था? अल-बरूनी ने किया था। पुराणों के संकलनकर्ता कौन है? लोम, हर्ष एवं उग्रश्रवा इसके संकलनकर्ता हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए। सबसे प्राचीन पुराण, देखिए पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं। इनमें से सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, ये इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश की जानकारी किससे मिलती है? मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। अब देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि जानकारी का मतलब यहाँ पर कैसे है कि इन सभी वंशों की जानकारी कैसे मिलती है। आपको तो एक सिंपल सी बुक में प्रोवाइड करा दिया गया होगा, तो वहाँ से आप देख लेते हैं कि ये मौर्य वंश था, सातवाहन वंश था, ये मौर्योत्तर वंश था, या फिर आपको जो भी वंश दिए गए, जितने भी वंश दिए गए हैं, जैसे मुगल वंश हो गया या फिर कोई भी वंश हो गया, उन सभी की जानकारी कहीं ना कहीं से आपको मिली होगी। जैसे कि आपको तो बुक में प्रोवाइड करा दी गई, लेकिन जो पहले जानकारी होती थी, तो जो उस समय ऋषि मुनि होते थे वो अपने पुराण लिखते थे, जो भी अपनी रचनाएं लिखते थे, उनमें इन वंशों के बारे में वर्णन कर देते थे, उनके राजा के बारे में वर्णन कर देते थे। क्योंकि जितने भी राजा हुए भारत में, जितने भी राजा हुए, उनके दरबारी कभी कोई ना कोई हुआ करते थे। कोई भी राजा हो उसका कोई ना कोई दरबारी कभी हुआ करता था। वो इसलिए हुआ करता था क्योंकि राजा अपनी प्रशंसा करवाते थे, जिससे कि उनकी प्रशंसा में वो कभी कुछ ना कुछ लिखते थे और उन कवियों को कुछ ना कुछ भेंट दिया जाता था राजा के द्वारा। तो इसी वजह से हमें ये जानकारी मिलती है, हमें सोर्सेस मिलते हैं कि प्राचीन काल में ऐसे ऐसे हुआ करता था। हमें पुराणों की मदद से या फिर किसी न किसी बुक की मदद से, किसी न किसी चीज़ की मदद से हमें कुछ ना कुछ मिलता रहता है, जिससे हमें पता लगाते हैं कि प्राचीन काल में ऐसे हुआ करता था। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात की जाए, आपने IBC की बात की, सिंधु घाटी सभ्यता की बात की, तो इनकी जानकारी हमें कैसे मिली? इनकी जानकारी मिली हमें खुदाई करने से, एक्सकेवेशन करने से इनकी जानकारी मिली। जैसे जैसे हम खुदाई करते रहे तो हमें कुछ ना कुछ मिलता रहा कि कैसे इस सभ्यता में लोग रहते थे, किस प्रकार से इनका नगर प्रणाली थी, नगर नियोजन किस प्रकार से था, यहाँ पर कैसे लोग रहते थे, राजा का निवास कहाँ हुआ करता था, किन की पूजा करते थे, किस प्रकार का स्नानघर था, किस प्रकार का अन्नागार था, कहाँ पर कौन सी फसल पाई जाती थी, इनका ट्रेड कैसे हुआ करता था। सभी जानकारी हमें साक्ष्य कैसे मिले हैं? खुदाई से मिले हैं, और उन्हीं को एक बुक में संकलित कर दिया गया है और वो आपको प्रोवाइड करा दी गई है, जिसको आप पढ़ रहे हैं इस समय। तो लेकिन जो हमारी जो ओरिजिनल साक्ष्य हैं, ओरिजिनल जानकारी है, वो हमें मिली है खुदाई के दौरान, जो प्राचीन जानकारी हमें वहीं से मिली है।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश की जानकारी हमें वायु पुराण से मिलती है। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। उपनिषद किसकी विषय वस्तु है? दर्शन का विषय वस्तु है। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन है सांख्य दर्शन। देखिए जितने भी दर्शन है उनमें सर्वाधिक जो प्राचीन है वो सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन है। न्याय या फिर आप कह सकते हैं सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल। योग और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं, योग के हैं पतंजलि और मीमांसा के हैं जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है धर्म कांड से, ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 उपनिषदों की संख्या है और प्रमाणिक कितने हुए अभी तक? 13। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। तमसो मां ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तमसो मां ज्योतिर्गमय और जो आप ओम का उच्चारण करते हैं जैसे ओम नमः शिवाय या फिर आप जैसे भी ओम का उच्चारण करते हैं तो उस ओम जो शब्द है वो लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन है मनु स्मृति, प्राचीन हिंदू विधि जिसे आप कह सकते हैं मनु स्मृति के लेखक कौन है? मनु इसके लेखक हैं। रामायण के रचयिता किसे माना जाता है? महर्षि वाल्मीकि को रामायण का रचयिता माना जाता है। रामचरितमानस की रचना किसने की है? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता हैं। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता महाभारत का अन्य नाम है, इसको जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से किया गया था। बदायूनी ने 16वीं सदी में किया था, बदायूनी ने किया था। रामायण का फारसी अनुवाद इन्होंने ही किया था, बदायूनी ने किया था। बुद्ध जन्मे थे। अब देखिए बुद्ध बौद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं और हमने 102 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 103 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में। बुद्ध जी का जन्म हुआ था लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं सांड। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी 483 ईसा पूर्व में, कुशीनगर में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। बुद्ध के पिता कौन थे? शुद्धोधन, जो कि शाक्य कुल से थे। बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी कोलीय वंश की थी। और बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ या सिद्धार्थ नाम था। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन है? अलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु हैं। बुद्ध के प्रिय घोड़ा का नाम कंथक, सारथी का नाम चन्ना था। बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया धर्मचक्र परिवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। त्रिपिटक ग्रंथ बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह में यह संगीति हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी और काला अशोक के शासनकाल में वैशाली में ये संगीति हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईसा पूर्व में लगभग हुई थी। प्रथम शताब्दी में कहा जा सकता है प्रथम शताब्दी में हुई थी, 98 ईस्वी में हुई थी। कनिष्क के समय कुंडलवन में कश्मीर में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सवाकामी, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिष्य और चतुर्थ बौद्ध संगीति के वासुमित्र थे अध्यक्ष। बुद्ध के पूर्व जन्म का आधारित कथाएं क्या कहलाती हैं? जातक कथाएं। बुद्ध के जितने भी पूर्व जन्म की कथाएं हैं वो जातक कथाएं के नाम से जानी जाती हैं, जातक कथाओं के नाम से जानी जाती हैं। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जातक ग्रंथ बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म की पूजा स्थल मंडप है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है बुद्ध को। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, अन्य नाम इनका आदिनाथ था।
ऋषभदेव का ही दूसरा नाम था आदिनाथ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, समेत पर्वत पर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं क्या हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। जैन धर्म के अंतिम यानी 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर। महावीर पत्नी यशोदा इनकी थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली। 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। महावीर की मृत्यु कब हुई थी? पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि जातक कुल से थे, इनके पिता का नाम था, और इनकी माता का नाम था त्रिशला, और ये लिच्छवीगढ़ राज्य से थीं। महावीर के पुत्री का क्या नाम था? अनोज्जा या प्रियदर्शनी। इनकी पुत्री का नाम था अनोज्जा और प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जाम्बिक ग्राम में, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। जो भी जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसे कैवल्य की उपाधि दी जाती है। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में। प्रथम शिष्य या अनुयायी कौन था? जामाली, जो कि इनके दामाद थे। ये प्रथम शिष्य या अनुयायी बने। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में दोनों लोगों ने उपदेश दिया था। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म के 2 संप्रदाय, श्वेतांबर एवं दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र हैं, और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु हैं। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में मिलता है। कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व में हुई थी। पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में ये प्रथम जैन सभा हुई थी। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी। बल्लभी में देवर्दी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में ये जैन सभा हुई। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखली गोसाल ने अपनाया। भागवत या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई संस्कृत में। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? अलवर संतों ने इनका प्रारंभ करवाया था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में सूफी धर्म आंदोलन का विकास हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब। जन्म 1570 ईस्वी में मक्का में इन्होंने किया था। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में। हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हिजरी संबंध की शुरुआत हुई 622 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी मदीना में। उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीहा ईसाई धर्म के संस्थापक हैं। ईसाई धर्म का प्रमुख अंग बाइबल है। ईसाई मसीहा का जन्म कब हुआ था? 400 ईसा पूर्व बेथेले हम में इनका जन्म हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में। रोमन गवर्नर पेंटियंस द्वारा इनको चढ़ाया गया था सूली पर। पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जयथुष्ट थे। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ जैन अवेस्ता है। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अंगंतुर निकाय एवं जैन ग्रंथ तथा भगवती सूत्र। अवंती की राजधानी उज्जैन, अंग की राजधानी चंपा, कौशल की राजधानी श्रावस्ती और मल्ल की राजधानी कुशीनगर है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, सूरसेन की राजधानी मथुरा है। बज्जी की राजधानी वैशाली और गांधार की राजधानी तक्षशिला है। बृहदत्त वास्तविक संस्थापक बिंबिसार। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज राजगृह। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को कहा जाता है। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की है। अजातशत्रु कुड़िक की हत्या उदायन ने की है। पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी उदायन ने की थी। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र बसा हुआ है। हर्यक वंश का अंतिम
राजा कौन था? नागदशक हर्यक वंश का अंतिम राजा था। शिशुनांग वंश का संस्थापक, शिशुनांग वंश का संस्थापक था शिशुनांग। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदम नंद, नंद वंश के संस्थापक थे। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, नंद वंश के अंतिम शासक थे। भारत पर प्रथम आक्रमण किया ईसाइयों ने, सर्वप्रथम आक्रमण भारत पर ईसाइयों ने ही किया था। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है पाणिनि की। भारत का प्रथम सफल आक्रमण किया डेरियस दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? सिकंदर, 326 ईसा पूर्व। सिकंदर पिता फिलिप का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। घनानंद समकालीन था सिकंदर के। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर गुरु अरस्तु थे इनका घोड़ा क्या था? बुकाफेला। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडे स्पीज या झेलम वितस्ता का युद्ध। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी पण। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा पण थी। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण किया। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त। कौटिल्य चाणक्य का अन्य नाम है कौटिल्य रचित अर्थशास्त्री की पुस्तक संबंधित है राजनीति से, पॉलिटिक्स से संबंधित है, ना कि इकोनॉमिक्स से। भारत का मैकियावेली कहा गया है चाणक्य को। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाख दत्त मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगस्थनीज। इनकी पुस्तक कौन सी है? इंडिका। मेगस्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व और 412 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व और श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपवास द्वारा इनकी मृत्यु हुई थी। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया गया था चामुंडराय 983 ईस्वी में बनवाया गया था चामुंडराय द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र उत्तराधिकारी बिंदुसार अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था। बिंदुसार डाइमेकस भारत आया बिंदुसार के समय। बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का पुत्र उत्तराधिकारी अशोक। अशोक मगध की गद्दी पर बैठा 269 ईसा पूर्व में। अशोक ने धर्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध में 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया अशोक ने। शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं में। दाएं से बाएं खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। अशोक के शिलालेख संख्या कितनी इनकी? 14। इनकी खोज सर्वप्रथम की टी फेन टेलर ने 1750 ईस्वी में इनकी खोज की थी। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन सा है? 7वां। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसपे ने 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम पढ़ा था। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रुम्मिनदेई इनका सबसे छोटा अभिलेख है। अशोक का नाम अशोक है मास्की आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेखों में अशोक को कहा गया है देवनाम प्रिय अशोकों को कहा गया है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भाब्रू शिलालेख राजस्थान में इन्होंने ये बात कही है। कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया 13वें शिलालेख में। सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसका निर्माण किसने कराया था? अशोक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। बरहूत स्तूप अशोक कालीन मध्य प्रदेश में स्थित है। श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था।
शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग शासकों की राजधानी थी विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। महाभाष्य के रचयिता हैं पतंजलि। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। कर्ण वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? वासुदेव को। कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा को कहा जाता है। सातवाहन आंध्र वंश का संस्थापक सिमुक को माना जाता है। सातवाहन वंश राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र का महानतम शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी इसका महानतम शासक है। सीसा का सिक्का चलवाया था सातवाहनों ने। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत की थी सातवाहनों ने। सातवाहनों की भाषा या लिपि थी प्राकृत ब्राह्मी। हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था कलिंग नरेश खारवेल ने। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे हिंद, यूनानी, इंडो ग्रीक शासकों ने। भारत आने वाला प्रथम यवन डेमेट्रियस। प्रमुख हिंदू यूनानी शासक था मिनांडर। मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। मिलिंद पन्नो ग्रंथ की रचना नागसेन ने की थी। यूनानियों के बाद भारत आए शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रतापी शासक था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने किया। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख है, रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस के द्वारा किया गया था। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर, कनिष्क या कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क के दरबार में थे नागार्जुन, अश्वघोष, वासुमित्र, चरक और चरक संहिता जिन्होंने लिखी है। आयुर्वेद के जनक माना जाता है चरक को। भारत का आइंस्टीन कहते हैं नागार्जुन को। शून्यवाद के प्रवर्तक हैं नागार्जुन। शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन। सिल्क मार्ग को आरंभ किया कनिष्क ने। शक संबंध चलाया कनिष्क ने 78 ईस्वी में। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संबंध पर। विक्रम संबंध की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में की गई थी। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में कराया गया था। गांधार शैली फली फूली कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों ने। प्राचीनतम सिक्के कहलाए अहात सिक्के। कुषाण वंश का अंतिम शासक गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त। गुप्त संबंध चलाया चंद्रगुप्त ने 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन कहलाया समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति लेख रचना हरिसेन द्वारा से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के संबंध में। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, इन्होंने दूसरी राजधानी, पहले पाटलिपुत्र थी, दूसरी राजधानी किसे बनाया? उज्जैन को। मेघदूत कुमार संबंध रचना है कालिदास की। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी गुप्त काल में की गई थीं। चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कुमारगुप्त द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था बख्तियार खिलजी द्वारा। हूणों को पराजित किया गया था स्कंदगुप्त द्वारा। गुप्त वंश का अंतिम शासक है विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत है। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर रेट कितना है? उपज का 1/6%। और इसको मीडिएवल में कितना हो गया था? 1/3%। 1/3 एक तिहाई हो गया था।
प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। मंदिर बनाने की कला का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुप्त कालीन में मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ था। गुप्त काल रजत मुद्राएं कहलाती थी रूपक। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थी दिनार। पुष्यभूति, वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति, वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन थे। हर्षवर्धन अन्य नाम शिलादित्य ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था कन्नौज में। भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ हर्षवर्धन ने किया था। चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 ईसा पूर्व के बीच में। हुएनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है सीयू की। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? हुएनसांग को कहा जाता है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। हर्षचरित और कादंबरी के रचयिता कौन है? बाणभट्ट हर्षचरित और कादंबरी के रचयिता हैं। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक या सम्मेलन आयोजित करता था। धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर था 1/6। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था हर्षवर्धन। संगम युग का महान शासक कारिकाल प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम अल्वे में। द्वितीय संगम हुआ था। चोल राज्य का प्रमुख शासक कारिकाल है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर नागर शैली का वर्णन करवाया था अनंत बर्मन चोडगंग ने करवाया था। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने। कोडांग के सूर्य मंदिर ब्लैक पगैडा को बनवाया था नरसिंह देव बर्मन एक ने 13वीं सदी में। नरसिंह देव बर्मन एक ने करवाया था, प्रथम ने करवाया था। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई। पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक हैं। पल्लवों की राजधानी कांची, जो कि कहाँ पर पड़ती है? तमिलनाडु में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर सप्तपैगड़ा का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने किया था। कांची के कैलाश मंदिर का महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपारजित पल्लव वंश का अंतिम शासक था। बातापी बादामी के चालुक्य राजधानी बातापी का महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है रवि कीर्ति के ऐहोल कर्नाटक अभिलेख से। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। बैंगी के चालुक्य का संस्थापक विष्णुवर्धन। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र होयसल वर्धन की राजधानी थी। द्वार समुद्र का अन्य नाम हलेबीड कर्नाटक में जो कि पड़ता है। होयसल वंश का अंतिम नाम बलाल द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेट। एलोरा एवं एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। अजंता एवं एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। अजंता एवं एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासन ने। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण था। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। राजधानी मान्यखेट बनाया गया। चोल वंश का संस्थापक विजयालय को माना जाता है। विजयालय की राजधानी कहाँ पर है? तंजौर तंजावुर में राजधानी है। चोल वंश का प्रमुख शासक राजराजा। तंजौर के बृहदेश्वर राजराजेश्वर के शिव मंदिर को बनवाया था राजराजा प्रथम ने। नटराज की कांच की मूर्तियां हैं चोल काल की। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन में। गंगैड कोट चोल कहा जाता है राजेंद्र को। चोल वंश का अंतिम शासक कहा जाता है राजेंद्र द्वितीय को। पाल वंश का संस्थापक कहा जाता है गोपाल को। पाल वंश का प्रतापी महाशासक कहा जाता है धर्मपाल को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय
भागलपुर की स्थापना पर्याप्त 770 से 810 ईस्वा पूर्व में। पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल है। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करने वाला प्रथम राजवंश है सेन वंश। सेन वंश का अंतिम शासक कौन है? लक्ष्मण सेन सेन वंश का अंतिम शासक है। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान जयदेव। गीत गोविंद की रचना की थी जयदेव ने। हर्ष का दरबारी कवि कल्हड़। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी दी मिलती है कल्हड़ रचित राजतरंगिणी से। दिल्ली नगर की स्थापना की गई थी तोमर अनंगपाल ने दिल्ली नगर की स्थापना की थी। 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद्र को मार डाला था मोहम्मद गौरी ने। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। चौहान वंश का अंतिम संस्थापक पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान की राजकवि चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था। अगला क्वेश्चन है चंदेल वंश का संस्थापक नन्नक। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलों ने। धंग के निर्माणक। चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक यशोवर्मन। चंदेल वंश का आखिरी शासक परमल। सोलंकी वंश की स्थापना मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक भीम प्रथम सोलंकी वंश के प्रमुख शासक हैं। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को बनवाया भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ को बनवाया राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में। आज के वीडियो के सेशन के लिए बस इतना ही रखते हैं। हमने आज एंशिएंट हिस्ट्री को कवर किया है जिसमें हमने 389 क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 389 क्वेश्चन जितने भी दिए गए सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आशा करते हैं कि आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, कहीं ना कहीं आपने नोट्स बना लिए होंगे इन क्वेश्चन के बारे में, जिससे आपको बाद में आसानी रहे। अगर आपने ये नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। यहाँ से आप इनका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर आप कभी भी रिवीजन के तौर पर अपने पास रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।